चलिए अब निबंध देखते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 में मिलेगा दोनों क्लास को मिलेगा, ठीक है, एमपी बोर्ड वालों को, ठीक है, दोनों क्लास को मिलेगा, 10th और 12th दोनों को मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 23 में मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर किस में मिलेगा? 23 में। और आपको लिखना है 120 वर्ड में। कितने वर्ड में? 120। और ये जो निबंध है, ये जो क्या है, निबंध है, ये आपको 4 मार्क्स का आएगा, ठीक। कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और पहले भी आया हुआ है आपको, ठीक है। और पहले तो 10 नंबर का आता था, एक कितने नंबर का आता था? 10 का। तो हमको बहुत सारा लिखना पड़ता था, इवन 250, 300, 350 से ज्यादा वर्ड लिखना पड़ता था। पर अब जब भी एनसीईआरटी लग गया, 2019 से पैटर्न चेंज हुआ, 2022 में पूर्णतः चेंज हो गया, तो वहां से छोटा छोटा कर दिया गया इनको, ठीक है। अब निबंध जो है वो 4 नंबर का आ रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नियर अबाउट इसमें कितने शब्द लिखें? तो इसमें हमको शब्द लिखना है 120। कितने लिखना है भाई साहब? 120 शब्द। अच्छा सुनो, एग्जामिनर कभी भी शब्द की काउंटिंग नहीं करता, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनता नहीं है, 120। अब उसने बोला एक लगभग 120 शब्द में लिखो, तो वो गिनेगा नहीं। अगर 120 से कम है तो भी फुल नंबर, और अगर 120 से ज्यादा है तो भी आपको क्या मिलेगा? फुल नंबर, ठीक है। अब इसको लिखने की तहजीब थोड़ी सी सीखें अपन, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 23 आएगा, ये आपकी आंसर शीट है, तो ये प्रश्न 23 और ये आप लिख सकते हैं आपका आंसर। ऐसे करके इसको डब्बे में पैक करें। आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 से 5 में से आपको एक सेलेक्ट करना है। एक क्या करना है आपको? सेलेक्ट करना है कि यार कौन सा करें, कौन सा करें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक निबंध दिया हुआ है, पुस्तकालय का महत्व, प्रदूषण कितना घातक है, मनोरंजन के साधन, बुजुर्गों की देखभाल और स्वावलंबन। ये जैसे कि आपको 5 दिए, तो 5 में से आपको क्या करना है? एक सेलेक्ट करना है। 5 में से क्या करना है आपको? एक सेलेक्ट। जैसे एक पेपर में दिया, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण में हमारी व्यक्तिगत भूमिका, स्वच्छ भारत अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव, जल संरक्षण। ऐसे करके निबंध में अपन, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो ये सब लड़ाइया के पीछे बारूद खर्च करना है, फालतू की चीजें हैं। मेन टॉपिक देखना, उसमें आपको लिखना क्या है। लिखने से पहले आप अपनी एक रूपरेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रूपरेखा। तो सबसे पहले आप रूपरेखा यहाँ पर लिखेंगे, रूप रेखा। इसको अंडरलाइन करके नंबर 1 आप हमेशा इसमें प्रस्तावना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना, डैट 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 डैश, ऐसे करके इसको अंडरलाइन। नंबर 2 अगर आपको किसी निबंध की कुछ चीज नहीं बन रही तो उसकी आशय परिभाषा डालने की कोशिश करो। उसका क्या डालने की कोशिश करो? आशय, या उसकी क्या डालने की कोशिश करो? परिभाषा डालने की कोशिश करो, ठीक है। नंबर 3, अब नंबर 3 में अपन क्या लिखेंगे? अब या तो उसके साइड इफेक्ट होंगे या तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, या तो उसका महत्व होगा या तो उसका दोष होगा। तो आप लिख सकते हैं उसका अगले टर्म में आप लोग लिख सकते हैं महत्व या वरदान। क्या लिख सकते हैं? महत्व या वरदान। इज दैट क्लियर? महत्व या वरदान, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, अगर उसके कोई दोष है तो आप दोष लिखना, और नहीं है तो नहीं लिखना। या यहाँ पे लिख सकते हैं दोष या हानि, इज दैट क्लियर? ये हो गया। और लास्ट पॉइंट आपको अपनी तरफ से एक एडवांस देना है, वो है उपसंहार। क्या देना है आपको? उपसंहार। ऐसे लिख के आप ऐसे डेक्स करके इसको बढ़िया तरीके से एक डब्बे में आप पैक करेंगे। अच्छा, कैसे पैक करेंगे, कैसा क्या करेंगे, सब मैंने अपनी कॉपी में बनाया हूँ, आप यहाँ से फोटो खींच लेना। उसके बाद इसको एक डब्बे में ही पैक करेंगे। आप ऐसे करके एक डब्बे में इसको क्या करेंगे? पैक। एक सुंदर सा बनना चाहिए ये डब्बा आपका, बस। इज दैट क्लियर? इतना करने के बाद अब आपका यहाँ पे नंबर 1 प्रस्तावना चलेगी, उसके बारे में अब आप लिखेंगे, ठीक है। अब ये लिखने का पैटर्न है, ये डब्बा आप बनाएंगे ही। अगर ये नहीं बनाएंगे आप तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं बड़े क्वेश्चन को पहले कर लो, निबंध को पहले कर लो। पहले करना ही नहीं, निबंध को लास्ट में करना। टाइम खराब है ये, टाइम खराब है ये। अगर इसको आपने पहले कर दी तो आधा घंटे निबंध लिखने में क्या हो जाएगा? लग जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको ये बिल्कुल लास्ट में ही करना है, लास्ट में ही करना है। अब कोई भी निबंध आए तो देखिए, कोई भी निबंध आए तो प्रस्तावना आप लिखें। प्रस्तावना का मतलब होता है बहुत पहले की बात, बीच की बात और
भविष्य की बात, ये तीनों बातों को मिक्सअप करके लिखना, उसको कहते हैं प्रस्ताव, इंट्रोडक्शन। या फिर बहुत पहले की ही बातों को लिख दें आप, बहुत पहले की जो हुआ होगा, बहुत पहले पहले की बात उसको टॉपिक में लिख दें, ये होती है आपका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। ठीक है। आशय परिभाषा, कोई भी निबंध आए उसका आशय और परिभाषा होती है 101%, आप उसको लिख सकते हैं। परिभाषा में किसी प्रोफेसर की परिभाषा आपको याद नहीं तो आप अपने तरफ से परिभाषा डाल के अपना लिख सकते हैं। ठीक है। अगला, ये जो निबंध दिया है उसका देखना, उसका महत्व या वरदान दिया होगा आपको, या तो उसके बारे में कुछ ना कुछ महत्व होंगे, ठीक है, या वरदान। महत्व, वरदान, लाभ एक ही चीज है। कोई भी निबंध आए जरूर देखना, तो उसमें महत्व मिलेगा या वरदान मिलेगा या लाभ, कुछ अच्छी बातें मिलेंगी, तो उसकी कुछ अच्छी बातों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोष और हानि, दोष और हानि। अब देखना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित है दूसरा पट है। अगर एक में अच्छाई है तो दूसरे में उसमें बुराई भी होगी, तो 100%। अगर इसका लाभ है तो इसके क्या होंगे, दोष भी होंगे, होंगे कि नहीं दोष, तो उस दोष को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है उपसंहार। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उपसंहार में, ठीक है। नहीं है उपसंहार तो याद ही मत करना यार। उपसंहार का मतलब क्या होता है, उपसंहार, उपधन सहार, उप यानी ऊपर वाला, सहार यानी लिखी गई चीज, तो ऊपर जो चीज लिखी गई है उसके बारे में एक एक दो लाइन लिखना। तो सिंपल सी बात है यार, इतने सारी चीज लिखी तुमने, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट लिखे, उसी में से एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन, ऐसे करके 5-10 लाइन लिख दो। उपसंहार जो होता है उसको ज्यादा नहीं लिखते। कंक्लूजन में कई वंडर ऑफ साइंस में पेल के आते साले 10-12 लाइन। अबे उपसंहार का मतलब क्या होता है, छोटा, विस्तृत, सटीक, उसको कहते हैं उपसंहार। मतलब इतने सारी चीजों का एक छोटा सा 4-5 लाइन में वर्णन, उसको कहते हैं उपसंहार। अगर आपको उपसंहार याद नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपने 3 पॉइंट लिखे हो, 4 पॉइंट लिखे हो, उसी पॉइंट को यहाँ पर लिख देने का है। उस इसमें से कोई जो अच्छी लाइन लगी होगी वो, इसमें से जो अच्छी लाइन लगी होगी वो, इसमें से जो अच्छी लगी होगी वो, इसमें से जो अच्छी लगी होगी वो, ऐसे करके आप लोग लीजिए 7-8 लाइन में, 5-6 लाइन में लिख दीजिए, वो हो गया उपसंहार। अगर आप निबंध ऐसा नहीं करेंगे तो निबंध में कभी आपको 4 नंबर मिलेंगे ही नहीं। हम लिख के दे रहे हैं, आपको नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। आपको पहले रूपरेखा बनाना है, इज दैट क्लियर, उसके बाद ही काम करना है। अब सवाल ये पैदा होता है यार, सवाल ये पैदा होता है कि साला निबंध आएगा कौन सा, अन्य मत पलटा, फेंक के मार दूंगा, ठीक है, पिन ड्रॉप साइलेंट। अब निबंध आएगा कौन सा यार, निबंध कौन सा आएगा, दिमाग ये लगाना है कि निबंध यार बोले वही आएगा विज्ञान के बढ़ते चरण, ठीक है, अच्छी बात है, पर निबंध कौन सा आएगा, पहले दिमाग लगाओ कि करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर क्या है, 1-2 साल से हमारे साथ हो क्या रहा है, कौन सी दिक्कत परेशानी है, कौन सी दिक्कत परेशानी है। तो सबसे पहले अगर निबंध की अपन बात करें तो विज्ञान के ऊपर कोई ना कोई निबंध आ सकता है, विज्ञान के वरदान, विज्ञान के चमत्कार, क्यों, क्योंकि आज का युग विज्ञान के, वहां से कुछ ना कुछ चीजें आएंगी, विज्ञान के वरदान या अभिशाप 101%। और क्या जाए, दूसरा जाएंगे, दूसरी चीज कंप्यूटर, ठीक, दूसरा चीज क्या जाएंगे, कंप्यूटर, जो हो रहा है कंप्यूटर, इज दैट क्लियर। और क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है। वर्तमान परिवेश में अगर अपन देखें तो पर्यावरण बहुत जरूरी होता है, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। और क्या हो सकता है, विज्ञान के वरदान, इसको तो पूरा लिख लो, विज्ञान के वरदान या विज्ञान के चमत्कार, ठीक है, कंप्यूटर, पर्यावरण प्रदूषण। अब थोड़ा सा और चलते अपने साथ, और क्या देश में देखने को मिला, देश में सबसे पहले देखने को मिला भाई क्या, बेरोजगारी, अभी तक कोविड में मर रहे हो, ठीक है, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। फिर धीरे से देखने को मिला जनसंख्या की समस्या, बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये हो गई, ठीक है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, बढ़ती हुई जनसंख्या। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या में बहुत समय से विचार किया जा रहा है, तो इस बार वो बाहर हुई, ठीक है। उसके बदले यहां पर आएगी क्या हो रहा है, तो ये जाएगा आपका कोविड, क्या जाएगा आपका कोविड, क्या आएगा कोविड, ठीक है, कोरोना वायरस, इज दैट क्लियर। एक और, जब कोरोना वायरस हुई तो लोगों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा शिक्षा, कौन सी शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व,
अब और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? अगर हम देखें तो हमारे भारत में सबसे पहले अगर अपन देखें तो बहुत पहले समस्या आ रही है जल का महत्व। काय का? जल का महत्व, जल का महत्व। और क्या चल रहा है? अभी कुछ चल रहा है अपने इधर, तो वो आ सकती है। इज दैट क्लियर? तीन ऐसे जो कभी चूकते ही नहीं, तीन कभी चूकते ही नहीं। 2023 कंप्यूटर, 2023 पर्यावरण प्रदूषण, 2023 इसी के अंदर से पूरे निकल जाएंगे, इसी के अंदर से निकल जाएंगे। बस आपको टॉपिक पहचानना, बस है क्या करना है, आपको पहचानना है। देखिए, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व नहीं आया। पर्यावरण प्रदूषण आ गया, पर्यावरण प्रदूषण में हमारी व्यक्तिगत भूमिका आ गया। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान भाई पर्यावरण ही है वो। अरे पर्यावरण प्रदूषण है ना, अरे उसी को आपको स्वच्छ भारत का अभियान डाल देना है, काम होता है, खत्म। इज दैट क्लियर? ठीक है। और आया आजादी का अमृत महोत्सव, वो हो गया, बहुत हो गया आजादी। ठीक है। जल संरक्षण, जल का इंटरनेट आज की आवश्यकता आ सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट कहां पर है? अबे जब कंप्यूटर लिखोगे क्या फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं लिखोगे? चूतिया साले तुम लोग अगर इंस्टाग्राम नहीं लिख के आ रहे कंप्यूटर में, तुमसे बड़ा बैल तो कोई है ही नहीं है। अरे इंटरनेट आज की आवश्यकता क्या है? कंप्यूटर है। अब वही सोच रहा है क्या लिखें, सब इसी में घुस जाएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, बढ़ता कम्युनिकेशन के सोर्सेस सब इसी में जाएगा, कंप्यूटर में। ये ऐसे तीन तत्व है जो फैल हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? प्रदूषण। अबे प्रदूषण होगा तब तो जाके भारत स्वच्छ होगा। दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। पर्टिकुलर जो तुम लोग पढ़ के जा रहे हो ऐसा कोई निबंध आया ऐसा जरूरी नहीं है। आप लॉजिक लगाओ, आंसर लिखो, बात खत्म। विज्ञान के बढ़ते चरण घुसेड़ दो ना इसमें, उसमें क्या हो रहा है? आज विज्ञान के इतने बढ़ते चरण है, उससे इतनी सारी चीजें बनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है जिससे प्रदूषण हो रहा है। सब एक दूसरे से कैसी हैं? कनेक्टेड। एक भी ऐसे अगर कोई बता दो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो मैं साला आत्महत्या कर लूंगा। बेरोजगारी, सर बोले कैसे कनेक्टेड है विज्ञान के बढ़ते चरण से? अबे मशीनीकरण युग हुआ विज्ञान के चलते, उसके कारण 10 लोग का काम एक मशीन कर रही है। हो गई बेरोजगारी, हो गई बेरोजगारी। बेरोजगारी हुई कि नहीं हुई? भाई एक दूसरे से टच है, एक दूसरे से टच है, सब एक दूसरे से टच है। इज दैट क्लियर? ओके। तो विज्ञान के बढ़ते चरण, कंप्यूटर, पर्यावरण और प्रदूषण, ये तीन टॉपिक में से। और जल का महत्व जरूर ले लेना है। जल का महत्व बहुत बार आया है, जल का महत्व, जल का महत्व। समझ रहे हैं आप लोग? इज दैट क्लियर? इसके अलावा आपको निबंध याद करने की जरूरत नहीं है। आप कोई दूसरी याद करे ही ना, ठीक है? क्योंकि इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है? देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड ने, ठीक है, जारी की है। कौन कौन सा जारी की है? देखिए, कोरोना से बचाव, प्रदूषण, मनोरंजन के साधन। क्या है मनोरंजन के साधन? कंप्यूटर। ठोक दो ना उसमें। इज दैट क्लियर? मोबाइल किसका पार्ट है? कंप्यूटर का बच्चा है। कौन? मोबाइल। बाप से मतलब है कि बच्चे से मतलब? हमको दोनों से मतलब है। इसका बच्चा कौन है, इससे मतलब। भ्रष्टाचार की समस्या, ये फालतू की चीजें हैं। भ्रष्टाचार, ये फालतू चीजें, ये सब बाहर। स्वावलंबन, ये हटाओ। युवा स्वरोजगार, कौन सी आ गई? बेरोजगारी। ठोक दिए। चलो, पर्वों का आनंद। अरे यार बचपन से करते चले आ रहे, 26 जनवरी, दीपावली। अब तुमसे दीपावली पूछेगा क्या? ये दीपावली कैसे मनाते हैं ये पूछेगा कि तुम लोग से? शर्म तो करो। स्वास्थ्य का महत्व, नारी शिक्षा का महत्व, ये हो सकता है। नारी शिक्षा का महत्व, साहित्य और समाज, ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे फिक्स बैठते हैं। जैसे एक बार नारी का महत्व, नारी का महत्व, साहित्य और समाज। साहित्य समाज का दर्पण है, ये ऐसे बैठ जाते हैं। दहेज प्रथा, ये आने के चांसेस है। इज दैट क्लियर? रेल यात्रा, जीवन में संगीत। अच्छा, एक और उभर के आ रहा है, जीवन में खेलों का महत्व। जीवन में खेलों का महत्व, आवाज नहीं रे। जीवन में खेलों का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, बस
इसके अलावा भाई लोग आपको नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 1 2 3 4 ज्यादा ही हुआ तो ये बस, ठीक है बस। और सुनो तो अगर आप इसमें कौन सा पॉइंट लिखें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ये मैंने रूपरेखा बना के दिया हूं, इसी से ठोक दो, ठीक है। प्रस्तावना क्या लिखें, आपको इंट्रोडक्शन लिखना, उसके बारे में आपको मालूम है, ठीक है। अगर इवन किसी का भी एक पॉइंट बताओ, यहां से किसी के भी बारे में एक बताओ, मैं उसकी प्रस्तावना बना के बता रहा हूं, ठीक है। प्रदूषण क्या की बनाना है, प्रदूषण। देखिए निबंध का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग समझ लें। इनने पूछी प्रदूषण, में अभी बना के बता रहा हूं प्रदूषण। आंसर आप लोग के पास है, आप लोग के पास आंसर है, पर आप लिखने में असक्षम है, आप स्वर नहीं है लिखने में, बाकी आंसर तुम्हारी गूगल में ही है, ये यही है, ये यही है। अब तो कुछ काम भी करना है ना, तो आजकल लोग बोल रहे हैं गूगल से पूछो। आंटियां लोग आज सब्जी बना रहे हैं तो गूगल से पूछ लो कि सब्जी कैसे बनाना, क्या जमाना आ गया है, इसका यूज करो, इसका, ठीक है। तो निबंध का मतलब क्या होता है, निबंध का मतलब होता है विचारों की अभिव्यक्ति, अर्थात विचारों को क्रमबद्ध रूप से पिरोना क्या होता है, निबंध होता है। खत्म, ये निबंध की परिभाषा बन गई बे, जो अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो निबंध में विचार कहां से आएंगे, आपके अंदर से आएंगे। अगर आप ये कॉपी में लिखे हुए, गाइड में लिखी हुई चीज के विचारों को व्यक्त कर रहे थे, आपके विचार तो ना है, वो निबंध तो ना हुआ। आप अपने तरीके से क्या करेंगे, लिख दे। तुम्हें क्या लगता है कि परीक्षा अध्ययन के पन्ने फाड़ के ले जाके वहां पे ठोक देंगे और वो पूरे में पूरे नंबर दे देगा, हलवा देगा ना वो? अबे विचारों की अनुभूति देखता है, वो विचारों की अभिव्यक्ति देखता है कि आपने लिखे क्या। अरे कछु भी लिखो, आप सही से लिखोगे, आप सही से लिखोगे। अब हम लिख रहे हैं प्रदूषण, पूछी वो गुड़िया ने प्रस्तावना कैसे बनेगी। आज वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो प्रदूषण चहु और व्याप्त हो गया है। आज वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि मनुष्य चैन की सांस नहीं ले रहा है। ऐसी भयावह स्थिति में अगर आज हम देखें तो प्रदूषण एक ज्वलंत समस्या बन गई है। इस समस्या को यदि नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब व्यक्ति कालगाल हो जाएगा, अर्थात मृत्यु के मुख में चला जाएगा। आज प्रदूषण ने मनुष्यों की जिंदगी को 100 साल से 50 साल की कर दी है। यह प्रदूषण के घातक परिणाम है। आज के समय में प्रदूषण एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है, अन्यथा इसे नहीं रोका गया तो ये विश्व बर्बादी के कगार पर होगा। खत्म यार, ऐसा लिख दो, अगर नंबर ना मिले तो मैं से बोलना। ये हो गई आपकी क्या प्रस्तावना। और अगर और कुछ भी लिखो उसमें तो वो प्रस्ताव नहीं है यार। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, जहां से तुम लिखो वही प्रस्तावना। अरे प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन मतलब प्रारंभिक मतलब शुरुआत मतलब बिगिनिंग मतलब पहले। तो पहले जो लिख दी वही क्या है, प्रस्तावना। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? आप लोग को सबको मालूम है, पर तुम लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे। यहाँ तुम्हारा दिमाग कुंद हो गया, बहुत ज्यादा हैंगओवर हो गया तुम्हारे दिमाग, बहुत ज्यादा तुम स्वेरिटी नहीं ला रहे हो अपने, जबकि आंसर तुम्हें पता है। ये हो गई इसकी प्रस्तावना। अब बोले सर यहाँ से परिभाषा कैसे लिखे। आज वर्तमान परिवेश में हम देखा जाए तो प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। प्रदूषण का सामान्य अर्थ होता है ऐसे विषैले तत्व जो वायु, जल और पर्यावरण में मिलते हैं और पर्यावरण, जल, वायु को प्रदूषित करते हैं, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। खत्म हो गया। ये हो गया आपका क्या, आ से कम लिखो, सटीक लिखो। तुम्हें फालतू की इतना महाभारत कोई मतलब नहीं है। सटीक लिखो, नंबर पूरे में पूरे आएंगे। अब क्या बताना है, महत्व। अब ये बताओ मेरे को, प्रदूषण का कोई महत्व होगा क्या? नहीं। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा फिर, यहाँ से कट जाएगा। देखो भाई, यहां से ऑप्शन चलेंगे, यहां से ऑप्शंस चलेंगे। प्रदूषण का महत्व लिख के आ गया बालक ने, प्रदूषण का महत्व लिख के आ गया। ये क्या नाटक है यार, प्रदूषण के कोई महत्व हो सकते हैं क्या? नहीं सर। तो लॉजिक लगाओ, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हट जाएगा। अब क्या आएगा, दोष। ठीक। और अगर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे अगर पॉइंट डालना है तो एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रकार या क्षेत्र। प्रकार या क्या बोलते हैं, क्षेत्र। ये वाला पॉइंट आता है, अगर इसकी जगह डालना है तो प्रकार या क्षेत्र। प्रकार में आ गया। आज वर्तमान परिवेश से देखें तो प्रदूषण के अनेक प्रकार के प्रकार होते हैं। व्यापक तौर पे अनेक प्रकार का प्रदूषण आज हमें देखने को मिलता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ठीक है, इट्सेट्रा। भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है। ऐसा करके खत्म हो गई कहानी।
शॉर्ट में लिखना है आपको। 120 शब्द समझते हो ना कितना होता है शॉर्ट में, नहीं तो पता चला 2-3 पन्ने लिख के आ गए, अस्तित्व से बाहर हो जाएगा आपका निबंध। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रकार। अगर थोड़ी थोड़ी बार आपको ऐसा लिखना है कि वायु प्रदूषण क्या है, कि ऐसे विषैले तत्व या ऐसे अपशिष्ट पदार्थ या एक ऐसे अवांछनीय तत्व जो वायु में मिलते हैं तो उससे वायु प्रदूषण हो जाता है, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। या जब अवांछनीय तत्व वायु में समाहित हो जाते हैं जिससे सम्यक वायु प्रदूषित हो जाती है, उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। अब बोले जल में लिखना है तो वही ट्रिक से लिखो, ऐसे अवांछनीय तत्व जो जल में मिक्स हो जाते हैं, जल में समाहित हो जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण देखने को मिलता है। अब वायु में लिखो, अब वायु में लिखो, ऐसे अवांछनीय तत्व जो वायु में समाहित होकर वायु को प्रदूषित करते हैं उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब बोले किसमें लिखो, अब बोले मृदा में लिखो, अरे ऐसे अवांछनीय तत्व जो मृदा या मिट्टी में समाहित हो जाते हैं और मृदा की उपजाऊपन को कम करते हैं या मृदा की उपजाऊ शक्ति को खत्म करते हैं, उसे मृदा प्रदूषण। बात होती खत्म। सीधे सीधे जाओ ना, घूम फिर के क्यों जा रहे हैं? हाँ, किसी डिस्को में जाए, कहीं नया लगाए, चलो इसके लड़ाई, चलो ये फालतू की सीधे जाने का। बदनाम तो अब भी होना, बदनाम बाद में भी होना। इस करके कौन बर्बाद हुआ है? सब बर्बाद हुए। तुम क्या सोचते हो कि ये आरएक्सी में चले जाओगे, पर्दा लगा दोगे तो देखेगा नहीं क्या? खत्म कर दिए। 140 करोड़ जनता आपको देख रही है, 140 करोड़ जनता, और तुम कहते हो सैटेलाइट लगाए बाबू ऊपर, सैटेलाइट लगाए ऊपर, और तुम कहते हो पर्दा लगाने से हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो यहाँ तो प्रदूषण के बारे में आप लिख सकते हैं। आप प्रदूषण के 2 सानी तो लिख ही सकते हो यार। अरे यार बिल्कुल लिख सकते हो कि नहीं? देखो मेरा काम है तुमको जगाना, यहाँ पे मेरा 100% देना मेरा काम नहीं है, ठीक है? यहाँ तुमको जगाना। तुम मेरी आर्मी हो, तुम्हारे पास हथियार सब कुछ है। ये सबसे बड़ा हथियार होता है कलम, जिसको कहते हैं ना कलम, सजाए मौत भी लिख सकती है ये, ठीक है? ठीक है, सब कुछ लिख सकती है कलम, इसमें बहुत जादू होता है दोस्त। और तुम कहते हो कि हमारे पास दिमाग नहीं है। अबे दिमाग का कोई खेल नहीं है, खेल सिर्फ इस कलम का है और इन उंगलियों का, इनका है। यहाँ से बंदा लिखते जाता है, सोचते जाता है, लिखते जाता है। दिमाग का कोई इशू नहीं है, वो लिखते जाएगा बस। अगर ये चलेगा तो दिमाग चलेगा। तुम लोग यहाँ पे फोकस करते हो, यहाँ पे फोकस नहीं कर पाते हो तुम लोग, यहाँ पे नहीं कर पाते फोकस, यहाँ पे करोगे क्योंकि मेन चीज ये है, मेन चीज ये है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे करके अब आप लोग लिख सकते हो, उपनिषद में कोई मेन बातें आप लोग लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, इनमें से कोई और टॉपिक जो बताओ तुमको ऐसा लगेगा कि मैं इसको नहीं लिख पाऊंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा इसको, या मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मुझे आप बताइए, मैं इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? और इसको खत्म करता हूँ, ठीक है? ये मैंने जो टॉपिक दिए है ना, ये जो मैंने टॉपिक दिए 1 2 3 ये 4 और ये 5, इनको आप देख लें। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है? मेरे पास कॉपी में, मेरे पास बुक में सब लिखा हुआ है। टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। आप इसकी फोटो खींच लो, ठीक है? आपको हर चीज अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है? ओके, और वही जाके आपको पढ़ना है और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना है, ठीक है? तो निबंध को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। विचारों की अभिव्यक्ति है, विचारों की क्या है? अभिव्यक्ति। और तुम लोग 12वीं के बच्चे अगर जाके पढ़ रहे हो तो ये इससे बड़ा दुख कोई नहीं है कि निबंध जाके पढ़ रहे हो। अरे विचारों की अभिव्यक्ति, उसमें अपन मेन टॉपिक देख लेते हैं, विज्ञान के बढ़ते चरण, इसमें ये है, कंप्यूटर में ये, और फिर उसको वहां जाके और क्या कर देने का, लिख देने का। 100% 4 नंबर मिलेंगे आपको, 100%, बिल्कुल नंबर नहीं कटिंग। पर लिखना ऐसा ही, पहले रूपरेखा, प्रस्तावना, आशय, परिभाषा, ये हो गई, इसको एक डब्बे में पैक करना, और जब फिर लिखना चालू करोगे ना, पूरा डब्बा पैक करके नीचे से लिखना चालू करना, फिर इसके नीचे से लिखना चालू करना। हाँ, पहले नंबर पे क्या है बेटा? प्रस्तावना। प्रस्तावना। चलो अब यहाँ पर प्रस्तावना लिखना चालू कर देना। ओके बेटा, ठीक है? प्रस्तावना लिखने के बाद हो गई, लिख के एक लाइन छोड़ना, फिर उसके बाद उसका आशय और परिभाषा लिखना। अरे यार परिभाषा कहीं मिलेगी नहीं, मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने शब्दों में बना देना। आशय परिभाषा दोनों, आशय भी लिखोगे, आशय भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं परिभाषा ही उसमें क्या करो, लिखो। और हाँ, कुछ ऐसे आपको क्वार्टर्स लिखने हैं जो वहां पर फिट बैठे, ठीक है? जैसे जिसको अपन शेर और शायरी कहते हैं, ठीक है? तो वहां पे आप एक लिख सकते हो, जैसे पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, या फिर कंप्यूटर से संबंधित है,
ठीक है, जैसे मैंने इंग्लिश में लिखवाया था आपको, Yes. लास्ट में इंग्लिश में लिखवाया था ना, ऐसे 2 क्वार्टर्स लिखवाया था। Yes. एक इंग्लिश में किस में लिखवाया था मैंने, वंडर ऑफ साइंस में, और एक इम्पोर्टेंस एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, ऐसे लिख के और उसको 4 बॉक्स में पैक, ऐसे बॉक्स में पैक कर दिए थे। तो वो लाइन जो है हाईलाइटेड लाइन होती है जो आपको अच्छा बनाती है, आपकी कमजोरियों को छुपाती है वो, ठीक है। अगर ऐसा हो सके तो आप देख लेना, ठीक है। जैसे आजादी के बारे में हो गया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये ऐसी लाइन को जब लिखी रहती तो लोग उसमें क्या होते हैं, इंप्रेस होते हैं एग्जामिनर। परंतु तुम विज्ञान के बढ़ते चरण में मत ठोक के जाना सरफरोशी की तमन्ना। अगर आजादी का कोई टॉपिक आया या कोई किसी शहीदों के बारे में आया तो तुम लिख सकते हो। अब वहां पे आ गया, वहां पे ऑनलाइन शिक्षा लिख रहा है सरफरोशी की तमन्ना, अब नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा भाई साहब, समझ गए आप लोग। अब मुझे ये बताइए इसमें क्या डाउट है, जल्दी बताइए। ये एक सबसे, सभी लोगों का सबसे खतरनाक पॉइंट रहता है ये। हर कोई बोलते कौन सा आएगा निबंध और क्या होगा और फलान और फक्कड़, जे आ रहा है, ये आ रहा है, दोनों क्लास को जे आ रहा है, यही आ रहा है। बस तुमको लिखना है और विचारों की अभिव्यक्ति करना है, याद कोई नहीं करेगा, सिर्फ इसके पॉइंट बस देख लेना। क्या देख लेना भाई, विज्ञान के, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, वरदान, अभिशाप, ऐसे अगर पॉइंट आपको देखना है तो, और अगर आपको नहीं देखना है तो चुपचाप मैंने ये बना दिया, कोई माई का लाल काट दे तो साला आत्महत्या कर लूंगा इसमें झूल के। तुम कोई भी निबंध आए तुम ये ठोक के आओ, अबे सिर्फ यहाँ ध्यान देना है, महत्व और वरदान में ध्यान देना। प्रदूषण आ गया, तुमने लिखे प्रदूषण का महत्व, तो ये बताओ इसमें कोई हो पाएगा क्या? इज दैट क्लियर? तो इसको देख लेना थोड़ा सा, हाँ ओके। अब मुझे बताइए निबंध में क्या दिक्कत परेशानी है, या कोई एक ऐसा टॉपिक जो तुमको नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है कि ये हम नहीं लिख पाएंगे, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम नहीं जानते हो? अरे आवाज क्यों कर रही है, आवाज क्यों कर रही है, भगा दूंगा और पीछे से मत हरकत मत करो। पेन उठा लाओ, दोनों तीनों पेन जो है यहाँ पे लाओ, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए क्या डाउट है, जल्दी बताओ, खट से बताओ, क्या किस पे नहीं लिख पाओगे तुम? कोरोना पे नहीं लिख पाओगे? कोरोना नहीं लिख पाओगे? लिख ले। कोरोना, देखो कोरोना आएगा तो क्या लिखना, सारे बच्चे सुने, 2 साल से कोरोना है, क्या लिखोगे? 2 साल से कोरोना है, पढ़ाई का कोई रोना धोना है, परीक्षा दो या ना दो, पास तो यूं ही हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन की शिक्षा पे है मेरे हाथ में मोबाइल रे, क्योंकि जानू मेरी ये नहीं लिख पाओगे तुम लोग, ये लिखोगे मत, ये वकूफ लोग, ठीक है। देखिए कोई भी टॉपिक आए उसमें समस्या रहती है। अगर कोई बोल दे कि विज्ञान का वरदान है तो मैं गलत करके बोल दूंगा उसमें समस्या है, 100% है। अगर विज्ञान एक वरदान है तो वो अभी बोले सर कंप्यूटर के लाभ होते हैं, यस माय चाइल्ड, तो कंप्यूटर के दोष भी होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? इज दैट क्लियर? तो आप इनको देखकर दृष्टिपात करके लिख सकते हैं। जिनका निबंध तैयार नहीं है वो बिल्कुल ऐसा लिखें, और जिनका तैयार है वो उनकी तैयारी के हिसाब से पहले जैसा करते थे वैसा करें। चलिए अब मुझे बताइए इसमें क्या डाउट है, जल्दी खट से इसको खत्म करूं फिर मैं दूसरा बताऊं। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? अरे वाह क्या बात है, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है या एक अभियंत्र कहा जाता है। यह गणना करने के क्षेत्र में प्रसिद्ध डिवाइस होती है। यह एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे हम ह्यूमन का ब्रेन भी कह सकते हैं। अतः कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग भारी मात्रा में संख्याओं के क्षेत्र में गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई डाउट? ओके, हाँ चलो मिटा दूं आप भाई लोग, बाकी लोग बताइए हो पाएगा कि नहीं। देखो अभी मुझसे पूछ लीजिए जहां भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जल्दी पूछ लीजिए। अगर ऐसा कोई डाउट है आप, आएगा यही 100% यही आ गया, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं परीक्षा, कुछ नहीं आएगा। टॉपिक यहीं से आएंगे,
कुछ नहीं आएगा। आपकी समक्ष रखा है 1 तारीख को 12वीं वाले 10वीं वाले क्या फेस कर रहे हैं, 2 तारीख को हिंदी के पेपर में क्या फेस कर रहे हैं, उसका निबंध ये लिखा है। ठीक है, अब आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक, मिटा दो इसको, हो पाएगा? जल्दी बोलो। क्लियर? क्लियर? मिटाओ? ओके, चल भाई कोई भी एक मिटा दो। ठीक है, ठीक। मिटाने का काम अच्छा करते हैं। ठीक, आवाज नहीं करना है। ये क्लियर हो गया? चलिए अब अपन लोग देखेंगे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, अर्थात औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, जो मैं कल पढ़ाऊंगा। आज मैं थोड़ी सी ग्रामर पे आता हूँ। और आज क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ा है मैंने। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर कौन सा? 23। फिर मैं धीरे से 22 पढ़ाऊंगा, फिर 21 21 ऐसे करके 2-3 दिन में खट से हो जाएगा, कवर ही हो जाएगा आप लोग का। ठीक है भाई, निबंध में कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताइए। चलिए अब थोड़ा सा एक ग्रामर का टॉपिक, 15 मिनट बचे मेरे पास, 5 10 15 बस। ठीक है, एक टॉपिक बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, ग्रामर का। ठीक, आपको कवि परिचय लेखक परिचय आते हैं? कवि परिचय लेखक परिचय, ठीक है, कवि परिचय लेखक परिचय 12वीं वालों को आते हैं। कवि परिचय लेखक परिचय, ठीक है, हिंदी वालों को 10वीं मतलब आते हैं। चलिए चलो, आपको मैं कवि परिचय और लेखक परिचय कितने लोगों को आता है वो हाथ ऊंचा कर लो पहले। बस 2 लोग को आता है, बस 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 बस। अब जितने लोग को नहीं आता वो हाथ ऊंचा करो। हाँ बहुत बढ़िया, बस हो गया, खत्म कहानी। इधर देखो, सब इधर देखो, इधर देखो। यहाँ पर कवि परिचय और लेखक परिचय जो आ रहा है वो कितने नंबर का आ रहा है भाई साहब? 3 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है? 3 नंबर। और 10वीं और 12वीं दोनों कितने नंबर का आ रहा है? 10वीं वालों को आ रहा है 2 नंबर का, 10वीं वालों को आ रहा है 2 नंबर का, और 12वीं वालों को आ रहा है 3 नंबर का। देखो अब मैं जैसा, ये सब मेरे पास ट्रिक लिखी हुई है, आप लोग इससे फोटो खींच लेना अगर आपके पास कीमती समय हो तो, और ना हो तो कोई इशू नहीं है यार, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब देखिए इधर कवि परिचय और लेखक परिचय। मैं आपको बता रहा हूँ कवि परिचय कैसे लिखेंगे, ये है आपकी आंसर शीट। देखो कवि परिचय लेखक परिचय, तो लेखक परिचय भी आता है और कवि परिचय भी आता है। इज दैट क्लियर? तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक कवि अभी के नाम आया या लेखक के नाम आप मुझे बता देंगे, तो लेखक परिचय, जो भी लेखक परिचय आने वाला है उसका जो भी क्वेश्चन नंबर आएगा आप लोग देख लेना, या क्वेश्चन नंबर ये लगभग आपको 16 में मिलेगा। ठीक, किसमें मिलेगा बेटा? सॉरी 17 में मिलेगा। किसमें? आप देख लेना 16-17 में मिलेगा वो, या तो 16 में मिलेगा या तो 17। 101%, ऐसा हो ही सकता है, या तो 16 या तो 17 में मिलेगा। ठीक है, तो जो भी होगा आपका, पहले आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, 12वीं के हिसाब से बता रहा हूँ, 10वीं वालों को और पहले मिलेगा, 10वीं वालों को और पहले मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 11 नहीं 8 7 उधर मिलेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा भाई साहब? 16 सर। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे उत्तर। आवाज नहीं रहे, अपनी मुंह की संडास बंद कर, फालतू हरकत मत कर। यहाँ पे देखिए, आप देखो प्रश्न नंबर 16 उत्तर। अब हम कर रहे हैं लेखक परिचय। क्या कर रहे हैं? लेखक परिचय। ये आप आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिखने के पहले देखो आपको 3 नंबर का आ रहा है। ये 12वीं वालों कितने का आ रहा है? ये 3 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है? 3 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो आपसे 3 चीजें पूछ सकता है वो, आपसे 3 चीजें पूछ सकता है। कितनी चीजें पूछ सकता है आपसे? 3 चीजें पूछ सकता है, एक नंबर की। ठीक है, 1 2 3। हालांकि 2 पूछना चाहिए, क्यों? क्योंकि 3 नंबर का है तो 2 रचनाएं पूछता ही है वो। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा वो 2 रचनाएं। क्या पूछेगा? 2 रचनाएं। अच्छा, यहाँ पे पूछेगा वो आपका यहाँ पे भाषा शैली पूछेगा, वो भाषा शैली पूछेगा। और यहाँ पे पूछेगा साहित्य में स्थान। साहित्य में क्या पूछेगा वो? स्थान। अगर यहाँ पे 2 रचनाएं आती हैं तो फिर साहित्य में स्थान नहीं आएगा। और अगर आ गया तो समझ जाना, यहाँ पर फिर यहाँ से 1/2 + 1/2, अर्थात कहने का मतलब आधे नंबर की कितनी रचना रहेगी? 2। इसको लिखे कैसे? तो लिखने के लिए सबसे पहले आपको 2 रचना लिखना है, उसके पहले आपको ऐसा डब्बा बनाना है। ठीक है, ठीक है, डब्बा आप बनाओगे, इंप्रेस अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ऐसे डब्बे बनाने के बाद इसके लिखने के तरीके ये हैं।
कि आप यहां पर लिखोगे लेखक का नाम, यहां लिखोगे लेखक और यहां लिखोगे आप क्या, रचनाएं लिखोगे। क्या लिखोगे, रचनाएं लिखोगे। चलिए अब इसमें हम लेखक लिखेंगे, कोई भी एक लेखक का नाम बता दीजिए आप। सूरदास कवि है, कवि है, बारहवीं वाले बताओ, बारहवीं वाले बताओ। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। हाँ चलो इसकी दो रचनाएं बोलो। निर्जा निहार रश्मि। हाँ क्या जी भैया, निहार आए, निहार। आपको कितने लिखना है, दो लिखना है, तीन मत लिख देना बेवकूफ जैसे, इतना समय नहीं है वहां तीन लिख रहे हैं। तीन क्यों लिख सकते हो आप, क्यों लिखोगे तीन, वहां पे बोला दो तो आप कितने लिखोगे, दो। और वहां पे बोला एक तो आप क्या लिखोगे, एक। इज दैट क्लियर। तो महादेवी वर्मा ये हो गई आपकी भाई इनकी रचनाएं, निहार और रश्मि। ये आएगा 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 100% आएगा। ठीक है, आपसे रचनाएं नहीं पूछ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये करने के बाद अब आपसे पूछेगा वो भाषा शैली। क्या पूछेगा बेटा, भाषा शैली। अब आप लोग क्या करेंगे, साइड हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे भाषा शैली। क्या लिखेंगे यहाँ पर, भाषा और शैली डैश। क्या लिखेंगे, भाषा शैली, और ये अंडरलाइन करके आप इसको आंसर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा गौर से। सबसे पहले शुरुआत में मैं आपको बताता हूं भाषा चालू कहां से हुई। भाई भाषा सुनो इधर, संस्कृत से चालू हुई। संस्कृत में सबसे पहले संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द आए। अगर तुम ये शुरू में नहीं लिखोगे तो धिक्कार है तुम पे। किसी की भी पूजा करने से पहले जय श्री गणेश करना पड़ता है, गणेश जी की पूजा करना पड़ेगा, उसके बाद उनके पिताजी की होगी। है, शंकर भगवान के भक्त हो तुम, महाकाल के, पहले किसकी पूजा कर रहे हो, नियम है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, संस्कृत के आपको लिखना ही है उसके बारे में, संस्कृत के शब्द के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, संस्कृत के दो शब्द हैं, एक है तत्सम और एक है तद्भाव। ठीक, इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद ठीक है, आप क्या लिखेंगे, पहले तो ये बाद में लिखना, पहले तो ये थोड़ा सा ये बता देना उनके बारे में कि आपकी जो भाषा बहुत ही सरल है, सहज है और सुबोध है। ठीक है, बात होती खत्म। तीनों नहीं आए तो कोई एक दो तो लिख ही देना। ठीक है, उसके बाद संस्कृत के शब्द आ जाएंगे। संस्कृत के शब्द के बाद सुनो, अब ढेर सारी फकीरी आएगी। अब आएगा हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी। हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी। और सुनो तो एक और आएगी, बड़ी बेवफा है ये, इंग्लिश। ठीक है, ये आने के बाद अब कुछ नहीं आएगा। ये आने के बाद आपने अपनी रचनाओं में मुहावरों और लोकोक्ति का प्रयोग किया है, मुहावरे और बस। और लास्ट में लिख देना आपकी भाषा व्याकरण सम्मत है, व्याकरण सम्मत है। अब उसके बाद क्या लिखने का है आपको ये लिखने का शैली के बारे में, पैराग्राफ चेंज और शैली। और शैली सुनो, लेखक की शैली हमेशा वर्णनात्मक रहती है बच्चों, हमेशा क्या वर्णनात्मक। बात होती है खत्म। आपने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है, बात होती है खत्म। ठीक है, ये हो गई। अब आपको भाषा शैली कैसे इसकी डीलिंग लिखना है, गौर से देखिएगा। आप लोग कैसे लिखेंगे, हर किसी के लिए यही है। अगर तुम महादेवी वर्मा की बात करोगे तो ये आ जाएगा, केवल रचना बस चेंज होगी। और अगर आप XYZ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करोगे तो भी भाषा शैली यही चाहेगी, केवल क्या चेंज होगी, XYZ जयशंकर प्रसाद आया तो भी भाषा शैली यही छोड़ेगी, रचनाएं चेंज होगी। तो आप कैसे लिखेंगे भाषा शैली, ऐसे लिखेंगे, आपकी भाषा अत्यंत सरल, सहज और सुबोध है। ठीक है, आपकी भाषा में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द देखने को मिलते हैं। आपने आवश्यकता पड़ने पर हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी और इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने अपनी रचनाओं में मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किया है। अतः आपकी भाषा व्याकरण सम्मत है। बात होती है सीधी बात, नो बकवास। अब जिन बच्चों को इतना भी नहीं मालूम है, एक ही लाइन में बता रहा हूं, सिर्फ एक ही लाइन में, एक मेरे तरफ से 2 लाइन। आपकी भाषा अत्यंत सरल है, आपकी भाषा व्याकरण सम्मत है, बस बात हो गई खत्म। अगर आपको पूरा ना बने,
आपकी भाषा अत्यंत सरल सहज और सुबोध है। आपकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्द और तद्भव शब्द देखने को मिलते हैं। आपने बहुतायत मात्रा में हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी और इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। आपने अपनी रचनाओं में मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्वलंत उदाहरण दिया है। अतः आपकी भाषा व्याकरण संबंधित है। इतना जिन बच्चों को नहीं आ रहा और आएगा, अगर आप पॉजिटिव माइंड लेकर बैठोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपका दिमाग आपकी वास्तविक संपत्ति है। इसे पॉजिटिव रखें। अगर आप इसको ही पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हैं तो तुमसे बड़ा बैल कोई नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये आपसे बनेगा, मैंने जो जो लिखा हूं आप उसको बस ध्यान दें। और पैराग्राफ चेंज, अब शैली के बारे में लिखना है। आपकी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली देखने को मिलती है। बात हो गई। खत्म। किसी कोई डाउट? अब साहित्य में स्थान नंबर 3, हालांकि आने के कम चांस है क्योंकि 2 रचना यहां से पूछ लेगा, भाषा शैली पूछ के खत्म करेगा, पर फिर भी अगर आधे आधे नंबर उसने यहां बांट दिया तो 1 नंबर यहां बांटेगा और 1 नंबर यहां बांटेगा। साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान कछु नहीं लिखना, आपका साहित्य में विशिष्ट स्थान है, बात होती है खत्म। और सुनो तो, आपने हिंदी गद्य साहित्य को, क्यों? क्योंकि लेखक गद्य में आता है और कवि पद में आता है। तो लेखक चल रहा है तो लेखक काय में आएगा? गद्य में आएगा। तो आप क्या लिखोगे? आपने गद्य साहित्य को एक नया नाम दिया है। हाँ, गद्य साहित्य को, किसको? गद्य साहित्य। बस खत्म हो गई आपकी बात। अतः आपकी गणना मूर्धन्य लेखककारों में होती है। आपकी गणना मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब शायद ही कोई होगा, अर्थात अद्वितीय लेखक हैं आप। शायद आपके जैसा लेखक आप इस दुनिया में कोई होगा भी नहीं। ठीक है, ऐसा करना है, उसके बारे में ऐसा लिखना है। अब साहित्य में स्थान कैसे लिखेंगे? आपका साहित्य में विशिष्ट स्थान है। आपने गद्य साहित्य को एक नया नाम दिया है। आपकी गणना मूर्धन्य लेखककारों में होती है। बस, या मूर्धन्य गद्यकारों में होती है। या श्रेष्ठ गद्यकारों में होती है। भाई सुनो तो, तुम जो लिखो वही आंसर है यार। मैं कितने बार बताऊंगा तुमको, पक गया हूं मैं। तुम जो लिखोगे वही आंसर है, पर तुम में श्योरिटी नहीं है कि मैं सही हूं, क्योंकि परीक्षा हॉल में भी तुम सामने वाले का देख के आंसर लिख लेते हो और ये सोचते हो कि वो सही, जबकि वो ऑलवेज रॉन्ग है। वो ऑलवेज क्या है? रॉन्ग है। पर तुमको अपनी शक्ति पे विश्वास नहीं होता, तुम उस पे कर रहे हो विश्वास। ठीक है, श्योरिटी होना। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेखक परिचय। भाई ये मिलेगा 3 नंबर, और कोई 3 नंबर ना दे ऐसा हो नहीं सकता। इसकी ऐसी की तैसी, कटने नहीं दूंगा एक भी नंबर। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ आपको मेहनत करना है। यहाँ पे रचना याद करनी है आपको। क्या याद करनी है? रचना। जैसे महादेवी वर्मा है तो निर्जा, निहार और रश्मि। और जिन लोग को भी इसका बहुत अच्छा सुनना है कवि के बारे में, लेखक के बारे में और 12वीं की हिंदी, तो भाई 12वीं की हिंदी का अपना YouTube चैनल पे डाला है। काय में डाला है? ब्राइट कॉमर्स एंड साइंस एकेडमी परासिया, जिसमें शायद अपन ने गद्य और पद्य दोनों पढ़े हैं क्या? और जिसमें ग्रामर पूरी पढ़े हैं। और ग्रामर इतनी भयंकर पढ़ाया मैंने आपको कि ये एक रचना, वहां पे 10 रचना लिखा हूं मैंने, 10 लिखा हूं। तो जो बच्चे नए हैं वो आप ब्राइट कॉमर्स एंड साइंस एकेडमी परासिया यूट्यूब पे जाएं, सर्च मारे, वहां हिंदी का सर्च करें और वहीं पे देखना, बहुत खुल के आ जाएगी सारी चीज, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पाठ का वहां पे क्या है? एक्सप्लेनेशन भी है हिंदी में। हिंदी 12वीं की डली है, 10वीं का नहीं डाला। तो 12वीं वालों को हिंदी का भी वहां स्टोरी डली है उसमें। ठीक है, समझाया गया, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेखक परिचय। भाई लेखक परिचय हो, कवि परिचय हो, 3 चीज आती है। पहले ये 5 के आते थे, फिर 4 के आए और फिर 3। दिन ब दिन कपड़े छोटे हो रहे हैं। ठीक है, तरम 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 कैसे कैसे आ गए हैं सॉन्ग आइटम, धारियंती वस्त्र न्यूनतम, ना लाज है ना है कोई शर्म, इनको देख के तो लगता है ये है आत्मघाती बम, संस्कार की तो इन्होंने कर दिया है कर्म, और बचपने में है इनके पास जवानी जैसे कार्यक्रम, स्वयंवरम क्यों करती क्या? स्वयंवरम इस क्लियर? तो यहाँ देखिए, चलो स्वयंवरम हो गया। इधर देखो, एक बार फिर से चलता हूँ भाई साहब, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये 2 रचनाएं लिखनी ही पड़ती है। और भाई साहब सुनिए तो,
यार दो रचना तुम लोग फोकट की काय को याद कर रहे हैं? अरे भैया वो वाली क्यों याद नहीं कर रहे जो तुम्हारे पाठ हिंदी में लिखी है? क्योंकि पाठ के नाम के आगे ही तो वो रचना है। तो वो रचना भी तो तुम लिख सकते हो कि निहार और रश्मि और नीरजा कहाँ चली, इनसे क्या लेन देना अपन को? रश्मि से क्या लेन देना? कौन से काम पड़ेगी रश्मि अपने? कौन से काम पड़ेगी वो अपने? और रश्मि काम पड़ गई तो नीरज काम पड़ जाएगा अपन। नीरजा निहार अरे ये गई तेल लेने, महादेवी वर्मा ने कहा लेगी भक्तिन। ये बात तो साले दलितरों, तुम भक्तिन का नाम क्यों नहीं बताया तुमने मेरे को? यहाँ पे इसकी भक्तिन इतनी तुम्हारे पाठ में है, ये तुम्हारे पाठ में, और तुम मेरे को निर्जा निहार रश्मि बता रहे हो। तो भक्तिन का क्या होगा फिर? ऐसे ज्वलंत वाले करंट अफेयर, ठीक है, जो चल रहा है उसको याद रखो। तो भक्तिन लिखो भाई महादेवी वर्मा। ये खत्म बेटा, ये गड़े मुर्दे हैं। ये जो अभी तुम्हारी बुक में है वो वाली लिखो ना, दो वो वाली लिखो तो तुमको वो याद भी रहेगी। अब निर्जा निहार रश्मि, ठीक है, ये फालतू चीज है वो, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इसमें कोई डाउट है कि मुझे बताइए? पक्का 100% डन? बन पाएगा? एक बार और बताता हूँ भाई साहब, मैंने क्या इंपोर्टेंट बताया था 2023 के लिए, कुछ किसी को याद है इसमें लेखक में? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद, देखो महादेवी वर्मा की रचना याद हो गई क्या? कोई भूलेगा तो नहीं? तुमको तुम्हारे खालिस्तान की कसम अगर भूल गए तो अब अपने हिसाब से खालिस्तान भर दो, चाहे तुम बेस्ट टू भरो, चाहे बेस्ट थ्री भरो, या बेस्ट टू यू भरो, मेरे को उससे मतलब नहीं। हाँ याद हो गई? मैं मिटाऊंगा, और अगर जिसने नहीं बताया अब भी 50 रुपए फाइन। चलो एक और बताना है IMP जो मैं बताया 12वीं में। हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन कौन सी रचना बताया इसमें? हाँ शिरीष के फूल और अशोक के फूल। शिरीष के फूल अपने पाठ में, अशोक के फूल अपने पाठ में। ये देखो ये दोनों फूल हैं, दोनों फूल है, ऐसे याद करते, दोनों क्या है? फूल है। अशोक के फूल, शिरीष के फूल, दो ही रचना तो लिखना है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी यानी दो यानी अशोक के फूल, शिरीष के फूल। याद हो गया? पक्का? जिससे पूछूंगा नहीं बताएगा फाइन चुक जाएगा 100 रुपए, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन? महादेवी वर्मा। हाँ एक आध और आप बताओ। 12वीं के लेखक का नाम एक आध और। हरिवंश राय बच्चन। लास्ट टाइम आ गया क्या 2023 में, 22 में? कवि में है वो, कवि नहीं, लेखक बताओ। लेखक यस जैनेंद्र कुमार इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए भी। जैनेंद्र कुमार बताओ इसकी दो। हाँ जो अपन लोग ने करे हैं, बाजार दर्शन पाठ पढ़े। हाँ फिर है कल्याणी। तो ऐसे याद रखो, इधर देखो कैसे याद रखें। कल्याणी बाजार गई, बाजार में दर्शन करी। कल्याणी बाजार गई, बाजार में दर्शन करी, और उसको कौन मिला? अशोक और शिरीष। दोनों ने क्या दिए? उस फूल को देखकर रश्मि आई। किसके पास आई? महादेवी वर्मा के पास। ठीक है, कहाँ आई? महादेवी वर्मा के पास। सुनो तो साथ में नीरज को लाएंगे, और नीरज में सिर्फ आ की मात्रा लगाना है। निर्जा, नीरज में क्या लगाना है? आ की मात्रा, तो निर्जा। तो ऐसे याद होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी फूल, कौन कौन सा फूल? जैनेंद्र कुमार बाजार दर्शन कल्याणी गई, बाजार दर्शन गई, वहां पे उसको अशोक और शिरीष मिले, दोनों ने उसको फूल दिए। वो गया रश्मि के पास, रश्मि गई महादेवी वर्मा के पास, और महादेवी वर्मा ने लेकर आई नीरज को, जहां पे उसके पीछे आखिरी मात्रा लगाई गई। तो नीरज क्या हो गया? मिर्जा हो गया। तो महादेवी वर्मा की याद हो जाएगी, हजारी प्रसाद की याद हो जाएगी, अब जैनेंद्र कुमार की याद हो जाएगी। भैया सुनो तो, इनमें से कोई भी टॉपिक 2022 में तो नहीं आया? जैनेंद्र कुमार देख लो, आया तो नहीं ना? नहीं सर। हजारी प्रसाद लेखक में आ गए, तो महादेवी वर्मा कैंसिल, हजारी प्रसाद द्विवेदी कैंसिल। एक बचा आपका क्या? जैनेंद्र कुमार। इसको इम्पोर्टेंट करके जाओ। और एक आध और मैंने दिया बोले नहीं है बड़ा। हाँ आगे
हाँ, धर्मवीर भारती भाई साहब, ये 2023 धर्मवीर भारती भारती, ये 2023। लेखक में, लेखक का बता रहे हैं, इसकी दो बताओ, इसकी दो बताइए जल्दी कट से। धर्मवीर भारती क्या है, नहीं है, चलो आप ढूंढ लेना। हाँ, तो ये दो देखना बेटा, ये तो रिपीट हो गया, मत देखना उसको, इज दैट क्लियर? पर फिर भी एक नॉलेज के लिए आप लोग याद रखिए, ठीक है? ओके, भाषा शैली आप लोग याद रख सकते हैं। आपकी भाषा देखो यार, देखो यार, किसी के बारे में लिखो सरल जरूर लिखना यार। आपकी भाषा अत्यंत सरल, सहज और सुबोध है। आपने अपनी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द का इस्तेमाल किया है। आपने आवश्यकता पड़ने पर अपनी रचनाओं में हिंदी, उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया है। अंग्रेजी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है, ठीक है? अतः आपकी भाषा व्याकरण सम्मत है। और आपने मुहावरे और लोकोक्ति का बड़ा अनूठा प्रदर्शन किया है। ऐसे कुछ भी लिख, देखो बार बार आंसर को बार बार तरीके से बता रहा हूँ मैं, बार बार तरीके से, इसका मतलब आप भी वैसा लिख सकते हैं। साहित्य में, आपका साहित्य में विशिष्ट स्थान है, आपका साहित्य में विशिष्ट स्थान है। आपने हिंदी गद्य साहित्य को एक नया नाम दिया है। अतः आने वाले गद्यकार आपको प्रेरणा स्तंभ समझेंगे। अतः आपकी गणना मूर्धन्य लेखककारों में होती है। Is that clear? तो ये हो गया लेखक परिचय। अब बचा है आपका कवि परिचय। तो मैं अभी सर छोड़ेंगे 12:30 बजे, मैं सिर्फ 5 मिनट का और लेक्चर लूंगा और जहाँ पे आपको सिखा दूंगा क्या, कवि परिचय। मेरे निबंध के पक गए 4 नंबर, कवि परिचय के पक गए, लेखक परिचय के पक गए 3, और कवि परिचय के बता रहा हूँ 3। ये हो गया 3, 3, 6 और 4, 10 नंबर का हो गया कवर, जो आएगा 100 in 100%। चलिए ठीक है, आप लोग सर से पढ़ेंगे, ठीक है? और शालीनता बनाए रखेंगे। मैं फिर आपको वॉच कर रहा हूँ उधर से, तो किसी ने हरकत किया और यहाँ पे मेरे 10-15 हज़ार रुपए रखे हैं, रखे रहना चाहिए यहाँ पर। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है? चलिए भाई लोग आप पढ़ना, कैमरा चालू से रहने देना, कोई इशू नहीं। ज़्यादा लंबे जाएगा। बंद कर दो क्या? अरे चालू है। अरे बंद कर दे, अरे बंद कर दे।